नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो भाई, केम छो की हाल चाल गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन, वेलकम टू शिवम सर मैकेनिकल। और आज हम लोग डीडीए जेई के डिटेल्ड नोटिफिकेशन में चलेंगे, जहां पर हम सिलेबस भी देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है। 1732 वैकेंसीज हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी वैकेंसी अलग अलग जगह पर निकाली है, माली तक की वैकेंसी निकाल दी है। लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी, और वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की जो डीडीए में हमेशा सेम आती है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। जो इनका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आया है गाइस, दैट इज समथिंग जस्ट लाइक अ नॉवेल, मतलब 101 पेज का इन्होंने डिटेल्ड नोटिफिकेशन निकाला है। और इसमें इन्होंने हर एक चीज, ईच एंड एवरीथिंग, इवन सिलेबस तक एक एक चीज इन्होंने डिस्कस करी है, और इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो अब देखो गाइस, इस तरीके से अगर देखेंगे तब तो हमें लगता है कि रात हो जाएगी पूरी की पूरी। तो चलिए कोशिश करते हैं इसका जो मेन पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कशन करें। और इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाई है, जिसको देख करके आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं गाइस, सबसे पहले पूरा जो भी डिटेल्ड और जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे डीडीजे से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो गाइस इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, और अगर आप इंपॉर्टेंट डेट्स देख पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, आप फॉर्म फिलअप करना कब से शुरू करेंगे? तो फॉर्म फिलअप करना गाइस आप लोगों को शुरू करना है 6 अक्टूबर से, सुबह 10 बजे 6 अक्टूबर से आप लोगों का फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा। 6 अक्टूबर को ऑयल इंडिया का एग्जाम भी है। 6 अक्टूबर का एग्जाम देने के बाद जो ऑयल इंडिया के स्टूडेंट है वो भी इस फॉर्म को जरूर भरेंगे। प्लस साथ में इसको लास्ट डेट जो इसकी दी गई है वो दी गई है 5 नवंबर, मतलब 6 अक्टूबर से 5 नवंबर तक इसकी डेट है। अब आपको इसी बीच में फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने में एक चीज थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, ये मुझे थोड़ा सा ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा एज पर द एस्पिरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। कुछ चीज है जो थोड़ा अच्छी लगी मुझे, और कुछ चीजें जो खराब लगी, जो दोनों चीजें हैं वो भी आपको बताऊंगा। अब इसके एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो एग्जामिनेशन इसका दिसंबर जनवरी में होने वाला है, मतलब अभी चल रहा है सितंबर, तो अक्टूबर का भी टाइम है, नवंबर का भी टाइम है, दिसंबर का भी टाइम है, मतलब आपके पास पर्याप्त समय होने वाला है इस एग्जामिनेशन को टैकल करने के लिए, इस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेने के लिए, राइट। तो मतलब आपके पास बहुत तगड़ा टाइम होगा। 6 अक्टूबर से आपको का फॉर्म शुरू होने वाला है, फॉर्म फिलअप, और 5 नवंबर तक जाने वाला है। फिर गाइस इसके बाद आप लोगों को बता दूं, यहां पर जो वैकेंसीज दिखा रहे हैं, टेंटेटिव दिखा रहे हैं, मतलब ये घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। इवन टीडी ने लिख के दिया भैया जो वैकेंसी हम बता रहे हैं वो 0 भी हो सकती है। तो ये आप लोगों को मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मतलब डीडीए ने क्लियर करने के लिए बोला है कि ये हम आपको पहले ही क्लियर कर देते हैं कि ये टेंटेटिव वैकेंसीज हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद गाइस हम लोग पहले आएंगे हमारी जूनियर इंजीनियर पे, जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की होती है, जिसमें पोस्ट दी गई थी 37, मतलब 37 आप लोगों की वैकेंसीज हैं। इसमें इन्होंने 2 चीजें हैं जो बहुत अच्छी बताई हैं, जिसके बारे में आप सभी लोगों को बता देता हूं मैं। सबसे पहली चीज जो इन्होंने बताई है वो बताई है कि जो हमारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, राइट, जो हमारे डिप्लोमा होल्डर्स हैं, वो इस फॉर्म को तो भर ही सकते हैं, जूनियर इंजीनियर का फॉर्म होने वाला है, राइट। और साथ में अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने बीटेक किया हुआ है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है, मतलब इंजीनियरिंग डिग्री भी इन्होंने आप लोगों के लिए एलिजिबल कर दिया है, मतलब इंजीनियर्स भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। नोट बीटेक, दैट इज इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर्स में ऑल्सो अप्लाई, इसके बारे में इन्होंने बता दिया है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हुआ जाऊंगा। इसकी जो एज लिमिट दी है वो 18 से 27 साल दी है। ये थोड़ा सा मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग था, अगर इसको 30 साल करते और इंजीनियर्स के लिए करा है तो बहुत अच्छा होता, लेकिन 27 साल तक करा है इन्होंने अप टू द एज। अब अगर कोई डीडीए में है तो मतलब 40 साल तक भर सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो 18 से 27 इन जनरल इन्होंने डेट बताई हुई है, जिसकी मैक्सिमम एज क्या होगी, राइट। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद सिटीजनशिप के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब आप लोगों में से कौन कौन से स्टूडेंट्स जो एलिजिबल हैं। तो गाइस मतलब इसमें तो इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं, या फिर अगर आप नेपाल से हैं या भूटान से हैं वो भी एलिजिबल हैं। अगर कोई तिब्बतन रिफ्यूजी है हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962, तो मतलब उसमें भी हो जाएगा। या फिर अ पर्सन फ्रॉम द इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज लाइक केनिया, युगांडा, द यूनाइटेड पब्लिक ऑफ तंजानिया, राइट, फॉर्मली जो इसका जंजीबार और जाम्बिया, देन मालवी, जायर, यूटोपिया, वियतनाम, ये सारे के सारे कैंडिडेट्स जो कि इंडिया में परमानेंटली सेटल हो गए हैं, वो सारे लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं।
राइट। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो इंडियन होना है, अगर कोई बाहर से भी आया है तो उसके लिए भी ये है, लेकिन आप परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए इंडिया के। फिर उसके बाद गई थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कैटेगरी की जो डेट है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि SC ST के लिए जो इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया वो 5 साल का दिया, मतलब आप लोगों के लिए जो मैक्सिमम एज हो रही है वो 32 ईयर्स हो जा रही है, राइट। और अगर कोई ओबीसी कैटेगरी से है तो उसके लिए जो मैक्सिमम एज हो रही है वो 30 इयर्स हो रही है। तो ये आप लोगों के लिए एक पॉइंट होगा। फिर उसके बाद इन्होंने बताया है कि किस तरीके से अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप लोगों को dda.gov.in पर जाना है। वहां पर जाकर के आप लोग जो देखेंगे जॉब्स एंड इंटर्नशिप का एक ऑप्शन होगा, उसमें व्यू ऑल में क्लिक करना, उसमें लेटेस्ट जॉब में क्लिक करना, फिर जॉब कैटेगरी में क्लिक करना और उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 दिखाई देगा, वहां पर जाकर के आप लोगों को फॉर्म को भरना है, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे गाइस और बात करेंगे हमारे फीस की। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, मतलब मैं अगर आप लोगों को बोलूं तो ये थोड़ा सा मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग नहीं है, ये बहुत ज्यादा मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग है, हार्ट ब्रेकिंग टाइप का मुझे थोड़ा सा फील हुआ। रीजन वाइज सबसे पहली चीज ये गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की वैकेंसी है और गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में जो जनरल कैटेगरी है, जो ओबीसी है और AWS है, उनके लिए जो एग्जामिनेशन फी रखी गई है वो 2500 रुपए रखी गई है, मतलब 2500 रुपीज। दिस इज अ वेरी बिग अमाउंट, मतलब इससे कम में तो आप लोग तैयारी कर लोगे पूरे बैचेस में, अगर आप देखा जाए, मतलब जितने भी आ रहे हैं आप लोगों के इस समय एडटेक में, राइट। लेकिन फिर भी देखा जाए तो 2500 रुपए की फीस रखी गई है। और जो हमारे PWBD हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट्स हैं एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू SC ST कैटेगरी, उनके लिए जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 1500 रुपए। और बेटा इसमें भी आप लोगों को बता दूं, जो जनरल कैटेगरी की ये जो फीस है ना, ये नॉन रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल है। हाँ, इन्होंने एक चीज अच्छी करी है कि जो बाकी आप लोगों के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फी रिफंडेबल रखी है, जैसे कि SC ST हो गया, PWBD वाले स्टूडेंट्स हो गए, उनके लिए इन्होंने आप लोगों की फीस यहां पर रिफंडेबल रखी है, राइट। तो मतलब 2500 रुपए फीस रखना, दिस इज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग कि भैया ये डिसअपॉइंटिंग है। हम इस तरीके से, मतलब ये एक्सपेक्टेशन में नहीं होता है ना कि 2500 रुपए एग्जामिनेशन की फीस हो। तो इससे 2-3 चीजें हैं जो क्लियर हो रही हैं। पहली चीज तो ये क्लियर हो रही है कि इस फॉर्म को भरने वाले जो कैंडिडेट्स होंगे उनकी संख्या काफी कम होगी। बहुत सारे लोग इस फीस को अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस डिलेमा में होंगे कि क्या इतनी फीस दे करके एग्जाम देना कंफर्मेशन देगा कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मतलब जो बहुत ही ज्यादा कंफर्म होंगे या फिर कॉन्फिडेंट होंगे, सिर्फ वही स्टूडेंट इसका फॉर्म भरेंगे। और यहां पे यही चीज सबसे बेस्ट हो जाती है मेरे लाल, कि अगर कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है या फिर जिसने काफी तैयारी करके रखी है या फिर कोई एक ऐसा डेडिकेटेड पर्सन है जो बोल रहा है कि भैया मैं तो सिलेक्शन ले ही लूंगा, वही फॉर्म भरेगा। तो मतलब सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, उस सिलेक्शन की प्रोसेस में आप लोगों का ये क्राइटेरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मतलब यहां पर कैंडिडेट्स कम होंगे तो यहाँ पे सिलेक्शन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं और अभी हम लोग बात करेंगे कि यहां पर पेपर का पैटर्न कैसा होने वाला है। तो गाइस यहां पर 11 से लेकर के 18 तक, मतलब अगर देखा जाए लैब असिस्टेंट हो गया, प्लानिंग असिस्टेंट हो गया, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट हो गया, प्रोग्रामर हो गया, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर एंड नायब तहसीलदार, इन सब के लिए जो आप लोगों का एग्जामिनेशन होगा उसमें सिर्फ एक एग्जाम होगा, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो एक होगा, उसमें आप लोगों से 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चंस, राइट। कितने टाइम में? 120 मिनट्स में। मतलब 150 क्वेश्चन आप लोगों से 120 मिनट में पूछे जाएंगे, जिनमें से 50 क्वेश्चन होंगे आपके नॉन टेक्निकल के, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, इंग्लिश लैंग्वेज से 10 क्वेश्चन होंगे और कंप्यूटर नॉलेज से 10 क्वेश्चन होंगे। टोटल मिला के 50 क्वेश्चन आप लोगों से इस नॉन टेक्निकल का पूछा जाएगा और 100 क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से जो पूछे जाने वाले हैं वो आपके डिसिप्लिन से होंगे। साथ में इन्होंने एक बात और लिखी है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, मे बी बहुत सारे स्टूडेंट इसको इग्नोर करेंगे, लेकिन इग्नोर मत करना। यहां पर इन्होंने 2 चीजों के बीच में कहानी कर दी है, राइट। अब क्या कहानी है वो सुनो। इन्होंने लिखा है दैट द क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑफ 100 मार्क्स कंसिस्टिंग ऑफ 100 क्वेश्चंस ऑफ रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन as well as
करंट अफेयर्स इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, मतलब आप लोगों का रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन का जो करंट अफेयर्स है उसका भी क्वेश्चन आप लोगों का इसमें देखने के लिए मिल सकता है। मतलब आप लोग देखो तो जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन तो आपको देखने के लिए मिल ही रहे हैं, साथ में ये जो आप लोगों को करंट अफेयर्स का भी कुछ इसमें दे दिया इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। दिस इज समथिंग जो डिफरेंट है अभी, है ना। मतलब आप देख रहे हो कि भाई 100 क्वेश्चन तो आपके डिसिप्लिन के होंगे, साथ में करंट अफेयर्स इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद गाइस यहां पे लिखा हुआ है दैट द स्टैंडर्ड सिलेबस ऑन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी इन द लेवल ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन, द मीडियम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश। मतलब आप लोगों से या तो हिंदी में क्वेश्चन आएंगे या इंग्लिश में, मतलब आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो फॉर द पोस्ट एक्सेप्ट हिंदी एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव। द वेटेज ऑफ द मार्क्स कितना होगा, तो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसका मार्क्स होगा 85% और 15% जो आपका मार्क्स होगा वो इंटरव्यू लेकर के जाएगा। मतलब एक एग्जामिनेशन होना और एक इंटरव्यू होना और उसके बाद आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद गई थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां पे इन्होंने बोला है पेनल्टी भी लग रही है किस चीज की, रॉन्ग क्वेश्चंस की। मतलब आप लोगों ने सही क्वेश्चन करे तो राइट क्वेश्चन के लिए, राइट, यहां पर भी आपको बता दूं राइट क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिल रहे हैं। राइट क्वेश्चन के लिए कितना है, 1 मार्क ईच, राइट, ओके। एंड रॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर आपने रॉन्ग क्वेश्चन में रॉन्ग आंसर दे दिया, मतलब रॉन्ग आंसर बोलूंगा, क्वेश्चन थोड़ी ना ये, राइट, और राइट आंसर होगा ना ये। राइट आंसर के लिए आपको 1 नंबर होगा। राइट क्वेश्चन का क्वेश्चन तो राइट ही होना है, आंसर हमें राइट देना तो 1 नंबर मिलेगा। और अगर आपने रॉन्ग आंसर दे दिया तो आपके 1/3 मार्क्स, 1/3 जो है आपका टोटल वो काट लिया जाएगा, मतलब 0.33, ठीक है, ओके। इसके अलावा गाइस यहां पर आप लोगों से बोला है कि अगर आप लोगों ने कोई भी आंसर नहीं दिया तो मार्क्स नहीं कटेंगे, ये तो भाई सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है कि भाई अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी दिक्कत है तो ये हमारी हेल्पलाइन नंबर है +917353948884। इस नंबर पे आप कॉल लगा करके आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप इसमें फोन लगा करके बात कर सकते हो। ये चीज इनकी अच्छी है कि इन्होंने नंबर दिया हुआ है और मुझे लग रहा है कि ये यहां पर कांटेक्ट करने के लिए एक बेटर तरीका होगा। रीजन इसमें क्या है, रीजन इसमें ये है कि जो आप लोगों ने इतना महंगा फॉर्म रखा है तो फिर स्टूडेंट्स को वो रिस्पॉन्स भी मिलना चाहिए, वो सर्विसेज मिलनी चाहिए जिसके लिए वो 2500 रुपए देगा, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे सिलेबस। देखो गाइस जब भी कभी हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों का सिलेबस एक साथ दिया जाता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल का पेपर होता है, राइट। आधा क्वेश्चन मतलब आधा पेपर आपका इलेक्ट्रिकल का होता है और आधा पेपर आपका मैकेनिकल का होता है। अब यहां पर एक पॉइंट ये वाला जाता है कि सर जी इलेक्ट्रिकल मतलब मैकेनिकल वाले इलेक्ट्रिकल कैसे पढ़ें, इलेक्ट्रिकल वाले मैकेनिकल कैसे पढ़ें। ये क्वेश्चन आपका मेरे हिसाब से बाद में आना चाहिए, पहले आपको सिलेबस जानना चाहिए कि भाई क्या क्या चीजें हैं जो आपसे पूछी जा रही हैं, कितनी चीजें हैं जो आपसे बन रही हैं और कितनी चीजें जो आपसे नहीं बन रही हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। और फॉर दिस आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिकल का सिलेबस दिखाता हूं। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में बताया कि सबसे पहले पार्ट 1 जो इलेक्ट्रिकल का है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, इंडक्टेंस क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग देम, कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी एंड देयर यूनिट्स, इसके बारे में बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, ओके। फिर उसके बाद सर्किट लॉ पूछा जाएगा। सर्किट लॉ में हमें पता है किरचॉफ्स लॉ पूछा जा सकता है, सिंपल सर्किट सॉल्यूशन पूछा जा सकता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पूछा जा सकता है। फिर मैग्नेटिक सर्किट पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स क्या है, एमएमएफ क्या है, रिलक्टेंस क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होंगे, मैग्नेटिक कैलकुलेशंस फॉर द कंडक्टर्स ऑफ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, स्ट्रेट, सर्कुलर, सोलेनॉइडल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे आप लोगों के मैग्नेटिक सर्किट में। फिर उसके बाद अगला सब्जेक्ट आएगा आपका एसी फंडामेंटल, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट फंडामेंटल्स। इसमें आप लोगों से इंस्टेंटेनियस करंट, पीक, आरएमएस के बारे में पूछा जाएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वेव्स के बारे में होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनोसॉइडल वेव फॉर्म हो गया, सिंपल सीरीज एंड पैरेलल अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ द आरएल एंड सी एंड रेजोनेंस, टैंक सर्किट, पॉलीफेज सिस्टम, स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, 3 फेज पावर, डीसी एंड साइनोसॉइडल रिस्पांस ऑफ आर लैंड एंड आर सर्किट, राइट, ये पूछा जाएगा। फिर उसके बाद गाइस आप लोगों से मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा। अब मेजरमेंट ऑफ पावर में क्या आ जाता है, 1 फेज एंड 3 फेज आ जाता है, बोथ एक्टिव एंड रिएक्टिव आ जाते हैं, एनर्जी आ जाता है, 2 जो आपसे पूछा जाएगा वॉट मीटर, मेथड ऑफ 3 फेज पावर मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फेज एंगल, एम मीटर, वोल्ट मीटर, बोथ मूविंग एंड
मूविंग ऑयल एंड मूविंग आयरन टाइप। फिर उसके बाद इन्होंने बोला एक्सटेंशन ऑफ द रेंज वॉट मीटर, देन मल्टीमीटर, मेगर, देन एनर्जी मीटर, एसी ब्रिजेस, यूज ऑफ सीआरओ, राइट, देन सिंगल जनरेटर, सीटी, पीटी एंड देयर यूज, अर्थ फॉल्ट डिटेक्शन। भाई मैकेनिकल वालों के लिए तो थोड़ा कठिन होगा, है ना, मतलब प्रॉपर इन डेप्थ में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तैयारी है जिसने करी होगी, या फिर इन डेप्थ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाने वाले फैकल्टी से ही आप लोगों की ये चीजें क्लियर होंगी। अब मैं आपको बताता हुआ जा रहा हूं भाई, टफ होगा मैकेनिकल वालों के लिए, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिकल मशीन्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। दैट इज डीसी मशीन कंस्ट्रक्शन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द डीसी मोटर्स, जनरेटर्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक, स्पीड कंट्रोल एंड स्टार्टिंग ऑफ द डीसी मोटर, मेथड ऑफ ब्रेकिंग मोटर, लॉसेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द डीसी मशीन, वन फेज, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर्स, कंस्ट्रक्शंस, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, इक्विवेलेंट सर्किट, वोल्टेज रेगुलेशन, ओसी एंड एससी टेस्ट, लॉसेस एंड एफिशिएंसी, इफेक्ट ऑफ द वोल्टेज, frequency and waveform on losses, parallel operation of one phase, three phase transformers, auto transformers, three phase induction motors, rotating magnetic field, principle of operation, equivalent circuit, torque speed characteristics, starting and speed control of the three phase induction motors, method of braking, okay, then effect of the voltage and frequency variation on torque speed characteristic। फिर उसके बाद आप लोगों से फ्रिक्शनल किलोवाट मोटर्स एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स के बारे में पूछा जा सकता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस पूछी जाएंगी। फिर उसके बाद है सिंक्रोनस मशीन में आप लोगों से जनरेशन ऑफ थ्री फेज ईएमएफ आर्मेचर रिएक्शन, देन वोल्टेज रेगुलेशन, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द टू ऑल्टरनेटर्स, सिंक्रोनाइजिंग कंट्रोल ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, स्टार्टिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द सिंक्रोनस मोटर के बारे में क्वेश्चन होगा। इसमें थोड़ा सा और भी है, ठीक है, दैट इज जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्वेश्चन होगा। देन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आप लोगों ने देखा होगा सिविल इंजीनियरिंग में भी था, और अब ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी होगा, जिसमें आप लोगों से एस्टिमेशन ऑफ द लाइटनिंग स्कीम, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन एंड रेलेवेंट आईई रूल्स एंड अर्थिंग प्रैक्टिसेस एंड आईई रूल्स पूछा जाएगा। then utilization of the electrical energy, that is illumination, electrical heating, electric welding, electroplating, electric drives and motors, इसके बारे में क्वेश्चन होंगे। फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, दैट इज working of the various electronic devices like PN junction diode, transistors, NPN and PNP के बारे में, then BJT, that is bipolar junction transistor, and JFET, simple circuit using these devices। फिर उसके बाद थोड़ा सा और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे आप कनेक्ट करेगा गाइज। अब ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस। अब ये जो सिलेबस दिया हुआ है गाइज, ये भी इन डेप्थ सिलेबस है, इसको भी पढ़ने के लिए, इसको भी तैयारी करने के लिए आप लोगों के पास समय होना चाहिए। और अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए हैवी पढ़ने वाला है, क्योंकि काफी डेप्थ में, और इसके लिए अगर आप लोगों ने इन डेप्थ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टीचर से नहीं पढ़ा तो फिर यहां पर आपको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि फिर समझ ही नहीं आएगा करना क्या चाह रहा है। जैसे मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए इलेक्ट्रिकल के टॉपिक्स बिल्कुल ही ऐसे होने वाले हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं। सेम चीज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए होगी कि उनके लिए मैकेनिकल के टॉपिक ऐसे होंगे जिनके लिए उनको नहीं पता होगा। और अब भाई साहब, अगर आप लोगों के डिप्लोमा के साथ साथ बीटेक के स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म को भर रहे हैं और एग्जाम देने वाले हैं, तो कंपटीशन थोड़ा सा टफ जरूर होगा, ठीक है। अब अगर मैं मैकेनिकल पे बात करूं तो सबसे पहले इन्होंने टॉम, दैट इज थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन के बारे में बात करी है। इसमें इन्होंने पूछना है कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल मशीन, 4 बार लिंकेज एंड लिंक मोशन, फ्लाई व्हील एंड फ्लक्चुएशन ऑफ द एनर्जी, पावर ट्रांसमिशन बाय बेल्ट्स, वी बेल्ट पूछेगा, फ्लैट बेल्ट्स पूछेंगे, क्लचेस, मल्टीप्लेट और मल्टीप्लेट नहीं, प्लेट दैट इज सिंगल प्लेट एंड कोनिकल क्लच के बारे में होगा, गियर्स, टाइप ऑफ गियर, गियर प्रोफाइल, गियर रेशियो कैलकुलेशन, गवर्नर्स पूछेगा, प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन, रिवेटेड जॉइंट, कैम्स, बियरिंग, फ्रिक्शन इन कॉलर्स एंड पाइवोट्स। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या वाइब्रेशन पूछ रहा है? नहीं, तो मैकेनिकल वाइब्रेशन आपके सिलेबस में इसमें नहीं दिया है। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मटेरियल्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूछेगा, इक्विलिब्रियम फोर्सेस, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन, इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक कांस्टेंट्स, देन बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स डायग्राम, देन स्ट्रेस इन कंपोजिट बार्स, टॉर्शन इन सर्कुलर शाफ्ट, बकलिंग ऑफ कॉलम्स, यूलर्स एंड रेनकाइज थ्योरी पढ़ेगा। देन उसके बाद थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल्स पढ़ेगा।
ओके बहुत बढ़िया गाइज। इसमें देखो काफी सारी चीजें नहीं दी हैं, जैसे कि थर्मल स्ट्रेसेस के बारे में नहीं दिया है इन्होंने, यहां पर शेयर स्ट्रेसेस पूछ लिया, बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में इन्होंने नहीं दिया है, स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार्स दिया हुआ है तो कंपाउंड बार्स भी साथ में ही हो सकता है, टॉर्शन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट दिया हुआ है, बकलिंग दे रहा है, रेनकाइंगुलर थ्योरी दे रहा है, तो काफी सारे पॉइंट है, मोहर सर्कल वगैरह इसमें नहीं पूछ रहा है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के साथ काफी कम है। फिर उसके बाद थर्मल इंजीनियरिंग में पूछ रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस अपने आप में देखा जाए तो भाई साहब ये एक मतलब सब्जेक्ट ही मान लो है, तो टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग जैसा सब्जेक्ट में, इसमें इन्होंने पीवी एंड पीटी डायग्राम्स फॉर प्योर सब्सटेंस लाइक H2O पूछा है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टीम टेबल विद रिस्पेक्ट टू द स्टीम जनरेशन प्रोसेस, डेफिनेशन ऑफ सैचुरेशन वेट सुपरहीटेड स्टेट, देन डेफिनेशन ऑफ ग्रेनिस फ्रैक्शन ऑफ द स्टीम, डिग्री ऑफ सुपरहीट ऑफ द स्टीम, HS डायग्राम जिसे हम मॉलियर डायग्राम बोलते हैं या फिर एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम बोलते हैं उसके बारे में पूछा है। देन फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, definition of stored energy, internal energy, first law of thermodynamics for cyclic process, non-flow energy equation, flow energy equation, definition of enthalpy, condition of steady state flow equation, then steady state flow energy equation, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेफिनेशन ऑफ सिंक, सोर्स और रिजर्वायर ऑफ द heat engine, heat pump, refrigerator, thermal efficiency of heat engine, coefficient of performance for refrigerators, Kelvin Planck and Clausius statement, second law of thermodynamics का absolute और thermodynamic scale of the temperature, Clausius integral, entropy change calculation for ideal gas process, Carnot cycle, Carnot efficiency, PMM2 that is आपका होता है perpetual motion machine of second kind, definition and its impossibility। फिर उसके बाद एयर स्टैंडर्ड साइकिल दैट इज आईसी इंजन के बारे में बोल रहा है, इसमें आप लोगों से ऑटो साइकिल पूछा है जिसमें पीवीटीएस डायग्राम होगा, देन थर्मल एफिशिएंसी, डीजल साइकिल, पीवीटीएस डायग्राम, थर्मल एफिशिएंसी, देन आईसी इंजन परफॉर्मेंस, आईसी इंजन कंबशन, आईसी इंजन कूलिंग एंड लुब्रिकेशन, मतलब इसने कंप्लीट आईसी इंजन पूछ लिया, ठीक है। फिर उसके बाद रेनकाइन साइकिल ऑफ द स्टीम, अब ये पावर प्लांट इंजीनियरिंग का टॉपिक हो जाता है जहां पर रेनकाइन साइकिल का पीवीटीएस डायग्राम होगा, रेनकाइन साइकिल एफिशिएंसी होगी विद और विदाउट पंप, बॉयलर्स के बारे में है, क्लासिफिकेशन स्पेसिफिकेशन है, देन फिटिंग्स एंड एसेसरीज हो गया, फायर ट्यूब, वाटर ट्यूब, बॉयलर के बारे में हो गया, एयर कंप्रेसर हो गया, देयर साइकिल्स, देन उसके बाद रेफ्रिजरेशन साइकिल पूछ लिया, मतलब वीसीआरएस और वीआरएस भी आ गया इसमें, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट पूछ लिया, नोजल एंड स्टीम टर्बाइंस पूछ लिया, मतलब इन्होंने भी ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी। गाइस फ्लूइड मैकेनिक्स मशीनरी में काफी बढ़िया तरीके से इन्होंने पूरा किया है, और यहां पर अगर देखा जाए तो इस पॉइंट तक, यहां से लेकर के यहां तक सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स का है, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन के लिए। यहां पर कह रहा है प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लूइड, आइडियल एंड रियल फ्लूइड्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स, देन फ्लूइड स्टैटिक्स में पूछेगा आपसे प्रेशर एट अ पॉइंट, जिसमें मैनोमीटर्स भी आ गया, मेजरमेंट ऑफ द फ्लूइड प्रेशर, मैनोमीटर, U2 एंड इंक्लाइन के बारे में है, राइट। फिर उसके बाद फ्लूइड काइनेमेटिक्स में स्ट्रीमलाइन पूछ रहा है, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फ्लो, ओके, कंटिन्यूटी इक्वेशन आ गया। फिर डायनेमिक्स में बर्नौलीज पूछ लेगा, टोटल हेड, वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड, ये पूछेगा, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन पूछ लेगा जिसमें आपका वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर आ जाता है, रोटामीटर भी आ जाता है, राइट। फिर उसके बाद इन्होंने मेजरमेंट ऑफ द फ्लो रेट के बारे में पूछा, ये देखो जिसमें वेंचुरी मीटर आ गया, ऑरिफिस मीटर आ गया, पिटॉट ट्यूब फ्लो रेट नहीं बताता, पिटॉट ट्यूब वेलोसिटी के बारे में बताता है मेरे लाल, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। रोटामीटर इन्होंने नहीं दिया है बट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो रोटामीटर भी देख लेंगे। देन हाइड्रोलिक टर्बाइंस क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल पूछेगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप पूछेगा, देखो पंप्स अलग है और पंप की कैटेगरी में सेंट्रीफ्यूगल आता है, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल पंप सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल पंप पूछ रहा है, ना ही आप लोगों से रेसिप्रोकेटिंग पंप, ना ही स्क्रू पंप, कोई भी पंप नहीं पूछ रहा, सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल पंप, इसका क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल। देन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन में आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, दैट इज नथिंग बट इट इज द टॉपिक ऑफ मटेरियल साइंस। अब मटेरियल साइंस में इन्होंने पूछ लिया माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील के बारे में, हीट ट्रीटमेंट ऑफ द स्टील के बारे में। फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में मेटल वेल्डिंग पूछ रहा है, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, स्पेशल वेल्डिंग टेक्निक पूछ लिया, जैसे टीआईजी, एमआईजी हो गया, ब्रेजिंग हो गया, सोल्डरिंग हो गया, वेल्डिंग डिफेक्ट पूछ लिया, एंड इसकी टेस्टिंग पूछ ली, एनडीटी पूछ लिया, दैट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हो गई। देन उसके बाद फाउंड्री एंड कास्टिंग में पूछ रहा है मेथड क्या होगा, डिफेक्ट क्या होगा, एंड डिफरेंट कास्टिंग प्रोसेस क्या होंगी। फिर मेटल फॉर्मिंग में इन्होंने फोर्जिंग एंड एक्सट्रूजन पूछा है, एंड उसके बाद इन्होंने मेटल कटिंग प्रिंसिपल, दैट इज मेटल कटिंग में आ गए। कटिंग टूल्स पूछ रहा है जिसमें आप लोगों का मिलिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल किसका पूछा जा रहा है, मशीनिंग विद लेथ, मिलिंग, ड्रिलिंग, शेपिंग, ग्राइंडिंग, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। एंड आफ्टर दैट टूल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस पूछ रहा है।
ये सारी चीजें आप लोगों की इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में। अलॉन्ग विद दैट इससे जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो आपके टेक्निकल से क्वेश्चंस आएंगे वो 100 क्वेश्चंस आएंगे। बाकी बचे जो 50 क्वेश्चन होने वाले हैं वो रीजनिंग से आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आएंगे, जनरल अवेयरनेस से आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से आएंगे एंड कंप्यूटर नॉलेज से आएंगे। सो दीज आर द पॉइंट्स जिससे आप लोगों का सिलेबस था। राइट 27 साल आपकी मैक्सिमम एज है, अगर आप लोग कैटेगरी से हैं तो 30 साल और 32 साल होने वाली है। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कशन करी। गाइज इसके साथ साथ एक चीज और बताना चाहूंगा, अब आता है मुद्दा तैयारी का। राइट प्रिपरेशन। नाउ दिस इज समथिंग जो आप लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा और आप लोगों को इसके साथ आपको तैयारी करनी पड़ेगी। राइट What about the preparations? प्रिपरेशन कैसे करें? मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए तो भाई बहुत अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हो। राइट मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हम लोगों के जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अगर मैं आप लोगों को यूट्यूब चैनल या फिर सोर्स बताऊं, राइट जिसमें आप लोगों को सोर्स बताऊं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन अगर कर रहे हो, ठीक है, मैं आपको सोर्सेज बता देता हूं। आप राइट प्रिपरेशन का सोर्स, सो दैट अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और ऐसा होता है कि भाई तैयारी करनी है तो एकदम से कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होता जो तुरंत ही जाकर के किसी बैच में इनरोल हो और तैयारी करना शुरू कर दे, क्योंकि भाई एक ऐसी चीज होती है जिसे हम कहते हैं ट्रस्ट, है ना, वो बनना जरूरी है। तो गाइज इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो आप लोग अपनी फ्री सोर्सेस की हेल्प लें। फ्री सोर्सेस से आप लोगों को पता चलेगा कि क्या मेरी फैकल्टी के साथ ट्यूनिंग बैठ रही है, क्या मेरी ये जो फैकल्टी है ये मुझे उस लेवल पे कॉन्सेप्ट दे पा रही है कि नहीं दे पा रही है। अगर आप लोगों में से ऐसे कोई स्टूडेंट है जो मतलब ऑलमोस्ट अगर फ्री में ही, मैं आपको बोलूंगा सबसे पहले फ्री एजुकेशन दो, राइट है ना, सो दैट आपको पता चले, आप एक ट्यूनिंग बैठा पाओ, एक बॉन्ड बैठा पाओ अपने फैकल्टी के साथ। तो सोर्सेज में मैं सबसे पहले बात करूंगा मैकेनिकल के लिए, राइट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इलेक्ट्रिकल का भी है, खासकर मैकेनिकल का भी है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आप चैनल जो आप ज्वाइन कर सकते हो वो है शिवम सर मैकेनिकल। राइट शिवम सर मैकेनिकल, ठीक है, ओके। उसमें आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तैयारी मैं करवा रहा हूं बहुत बढ़िया तरीके से, जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। और गाइज अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है, ऑल्दो अगर इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट है वो तो इस चैनल से जुड़े ही हुए हैं, लेकिन अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बेहतर तैयारी चाहता है और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप तैयारी करना चाहते हो, तो इसके लिए आप लोगों को जो चैनल बता रहा हूं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट, एंड दैट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंड दैट इज मास्टर प्लस एजुकेशन। राइट मास्टर प्लस एजुकेशन, ठीक है। मास्टर प्लस एजुकेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर कोई ऐसा मैकेनिकल इंजीनियर है जो इलेक्ट्रिकल की तैयारी कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए मास्टर प्लस एजुकेशन का जो चैनल है उसको जरूर से जरूर एक बार विजिट करेगा, विजिट करके देखना। वहां पर मैं आप लोगों को फैकल्टीज के बारे में बता देता हूं। 2 फैकल्टीज हैं, राइट, और दोनों आपस में, मतलब आपस में क्या, दोनों अपने आप में धुरंधर फैकल्टीज हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं आप सभी लोग जानते होंगे उन सर को, और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं जो नहीं जानते हैं उनके बारे में बता देता हूं। रविंद्र सर एंड लोकेश सर, राइट, आप कभी जाओ, जाकर के चेक जरूर करना, रविंद्र सर एंड लोकेश सर, ठीक है। दोनों के पढ़ाने का तरीका है ना, और दोनों के समझाने का तरीका वन ऑफ द बेस्ट है। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं वो जानते हैं, राइट है ना। और जब आप शिवम सर मैकेनिकल के चैनल पे आओगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे आपको मैं मिलूंगा जहां पर आपकी तैयारी होगी। और गाइस इसके साथ साथ आप जब यहां पर जाकर के इन चैनल्स पे विजिट करके आपने जब देख लिया और आपको अगर फील आ जाए कि हाँ जी सर, ये जो सर हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है, ये सर बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी करा रहे हैं, बहुत बढ़िया लेवल पे तैयारी करा रहे हैं, और इनके साथ में आगे बढ़ करके अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहता हूं, अगर फील आए तभी की बात कर रहा हूं। अगर तुम लोगों को फील आ गया, बढ़िया वाला फील आ गया, और तुम कंटिन्यू एक प्रॉपर स्ट्रैटेजिक वे में आगे तैयारी करना चाहते हो, तो तैयारी करने के लिए आप लोगों
के लिए एक बैच भी बनाया हुआ है जिसमें आप लोग जा सकते हैं, और वो बैच है डीडीए जेई का शिखर बैच, राइट। अब इस बैच में आप लोगों को गाइज इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल दोनों का आपको सिलेबस मिलेगा, और डिटेल्ड सिलेबस मिलेगा इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल का, राइट, इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल का। ये जो आप लोगों को एक बार में बोला जाता है। और साथ में एक चीज और बता दूं, यहां पे नॉन टेक्निकल भी होगा, राइट। ये मत समझना कि नॉन टेक्निकल नहीं होगा, नॉन टेक्निकल भी होगा मेरे लाल, ठीक है, नॉन टेक्निकल का भी होगा। तो मतलब आप ये मत समझना कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मिलेगा, नॉन टेक्निकल भी मिलेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी सिलेबस मिलेगा और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी मिलेगा। और ये बैच आपका बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे रखा गया है, बहुत नॉमिनल प्राइस पे। इस बैच की प्राइसिंग और सारी चीजें जानने के लिए आप लोगों को किस एप्लीकेशन पे आना पड़ेगा, तो आपको एप्लीकेशन भी बता देता हूं। एप्लीकेशन नेम इज एग्जाम ऑन एजुकेशन। आप लोग अपने गूगल पे सर्च करिएगा, मतलब प्ले स्टोर पे, दैट इज एग्जाम ऑन एजुकेशन। आप एग्जाम ऑन एजुकेशन पे आइए, आपको ये वाला बैच देखने के लिए मिलेगा। आप इस बैच में जाके एनरोल हो सकते हो, लेकिन मैं फिर से आप सभी लोगों को यही वाली बात बोलूंगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मतलब पहले आप इन चैनल्स में जाएं, जो चैनल्स मैंने बताए हैं इन चैनल्स पे जाइए, जा करके फैकल्टीज के पढ़ाने का तरीका, फैकल्टीज का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, फैकल्टीज का नॉलेज लेवल, हर चीज चेक करिए पहले। और जब फील आ जाए कि हाँ मेरी बॉन्डिंग बन रही है, मुझे चीजें समझ में आ रही है और मुझे एक्चुअली में इसकी तैयारी करनी है और इसके लिए आगे बढ़ना है, देन फॉर श्योर आई विल सजेस्ट यू कि आप फिर इस बैच में जाइएगा। इनिशियली जोश जोश में कोई भी डिसीजन नहीं लेने हैं, किसी भी बैच में जोश जोश में एडमिशन नहीं लेना, क्योंकि अगर आप बैचेस में जा रहे हो देन इट मींस कि आप लोग पूरे सीरियस हो और आपकी तैयारी उसी सीरियसनेस के साथ होनी चाहिए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों को करनी है, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग यू हैव टू डू, एंड आफ्टर दैट आप लोगों को इस चीज की गारंटी जरूर मिलेगी कि अगर आपने तैयारी बिल्कुल शिद्दत से करी तो ये जो आपका नया साल आएगा, क्योंकि दिसंबर जनवरी में एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन के बाद आप लोगों का कॉल आएगा और बोलेंगे सर कर दिखाया, हो गया सिलेक्शन। सो दिस इज समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आप लोगों के साथ हम और हमारी पूरी टीम हमेशा तैयार है। बस आप मेहनत के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि मेहनत से हर एक चीज हासिल की जा सकती है मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आप लोगों के कोई डाउट होंगे तो हमें जरूर बताना, एंड चैनल सब्सक्राइब के साथ एक गुलाबी दिल के साथ सेशन को लाइक जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।